Hello students, this is Rahul. Welcome all of you in our YouTube channel रसायन रूम. स्टूडेंट्स, क्लास 12th के रासायनिक बलगत के चैप्टर के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है. यदि उस चैप्टर के बारे में भी किसी को कोई समस्या है तो वो जिस भी लेक्चर में क्या है समस्या प्रॉब्लम है उसको वो उस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है. आज हम लोगों का दूसरा चैप्टर विद्युत रसायन स्टार्ट हो रहा है. ठीक, तो हम लोग आज इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें. साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. क्योंकि हम क्या करते हैं, PDF भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स भी बना सकें. साथ ही साथ इसका जो नोट्स होगा वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर रसायन रूम पर मिल जाएगा. तो टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करिए और उसमें रसायन रूम ऐसे लिख के RASAYANROOM लिख के सर्च करिए और येलो करके आपको लोगो मिलेगा. उस लोगो पे जाके सब्सक्राइब करिए और उसे वहाँ से क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए अपना PDF, जिससे आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिले. तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, विद्युत रसायन है. वैसे तो आपका ये 3rd चैप्टर है, लेकिन हम लोगों ने पहला चैप्टर रासायनिक बलगतकी को पढ़ा था, तो इस हिसाब से हमारा ये 2nd चैप्टर हुआ. अब विद्युत रसायन कहते किसे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. हम लोग अगर इसका नाम ध्यान से देखें तो इसके नाम में ही है इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, विद्युत और रसायन. यानी इसका जो मतलब होगा इस चैप्टर का कुछ ना कुछ विद्युत से होगा और रसायन से भी होगा. तो हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये जो विज्ञान की शाखा से लिया गया है, इसके अंतर्गत हम लोग विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे. 2 ऊर्जाओं के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, एक विद्युत ऊर्जा और एक रासायनिक ऊर्जा के बारे में. आप कहेंगे सर ये 2 प्रकार की ऊर्जाएं कैसे हुई. तो भैया विद्युत ऊर्जा से तो आप सभी लोग परिचित हैं. आपके घरों में लाइट आ रही हैं तो वो लाइट विद्युत ऊर्जा का ही रूप है. और रासायनिक ऊर्जा से भी परिचित हैं. सभी लोग मोबाइल चला रहे हैं. मोबाइल चार्ज करने के बाद जब हम निकाल लेते हैं तो वह एक बैटरी के हेल्प से चलता है. अब बैटरी में क्या है, बैटरी में कुछ केमिकल पदार्थ भरे हुए हैं. वो केमिकल, उनके अंदर जो केमिकल एनर्जी है यानी रासायनिक ऊर्जा जो है, उस केमिकल एनर्जी को वो लोग कन्वर्ट करते हैं विद्युत ऊर्जा में. या सिंपली इन्वर्टर ले लें. ठीक है, तो इन्वर्टर दोनों काम करता है. इन्वर्टर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है. अब कैसे, तो जब हम इन्वर्टर को चार्ज करते हैं तो लाइट से चार्ज करेंगे यानी विद्युत से चार्ज करेंगे. तो उस समय जब हमारा इन्वर्टर चार्ज हो रहा है उस समय विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में हो रहा है. और जब हमारा बैटरी चार्ज हो गया, अब हम लाइट जाने के बाद उस इन्वर्टर का उपयोग करते हैं तो उस इन्वर्टर की बैटरी में जो रासायनिक ऊर्जा है वह रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है. तो इस प्रकार जो हमारी बैटरी हुई, इन्वर्टर की बैटरी, वो दोनों प्रकार से हमारा इन्वर्टर जो है वो दोनों प्रकार का वर्क करता है. विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और रासायनिक ऊर्जा को पुनः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है. तो विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं, विद्युत रसायन कहलाता है. ठीक है, इसका मतलब कि यदि हम विद्युत रसायन पढ़ रहे हैं तो विद्युत रसायन में मेनली हम लोग विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के बारे में अध्ययन करेंगे. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे हम जान पाएंगे कौन सा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है और कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है. तो भैया जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा उसे हम लोग विद्युत अपघट्य कहेंगे. यदि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है तो उसे विद्युत अपघट्य कहेंगे. और यदि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है तो जो परिवर्तन करेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, विद्युत वाहक बल कहेंगे. ठीक है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हुआ
तो विद्युत अपघट्य, और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जाएं परिवर्तित हो रही है तो उसे विद्युत वाहक बल कहेंगे। ठीक, कुछ समझ में आया? अच्छा, तो ये जो हमारा विद्युत अपघट्य की हम लोग बात कर रहे हैं, विद्युत अपघट्य कैसे हो गया? तो मान लीजिए अगर हम कोई बर्तन लें और बर्तन में लिक्विड भरें, ठीक है, लिक्विड मतलब जल डाल दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, या जल में हम लोग कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मिला दें। इसमें सोल्यूशन किसका हो? कॉपर सल्फेट का, CuSO4, CuSO4 का। ठीक, तो अभी CuSO4 का ये सोल्यूशन बना हुआ है, अभी CuSO4 एक साथ है, लेकिन अगर हम इसमें विद्युत प्रवाहित कर दें, अगर हम इसमें विद्युत प्रवाहित कर दें तो Cu+2 में वियोजित हो जाएगा, Cu+2 में वियोजित हो जाएगा, और SO4 -2 में। ठीक है, SO4 माइनस में, उससे पहले नहीं, विद्युत प्रवाहित करने पे ये अपने आयनों में वियोजित हो गया। अब अपने आयनों में यदि वियोजित हो गया तो विद्युत ऊर्जा परिवर्तित किस में हो गई? रासायनिक ऊर्जा में, और इस प्रकार जो विलयन बनता है उसे हम लोग विद्युत अपघट्य कह रहे हैं। इसलिए जब हम लोग विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो यदि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए तो उसे विद्युत अपघट्य कहेंगे। दूसरा इसका उल्टा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें चालकत्व, यहाँ पर विद्युत रसायन में हम लोग जो मेनली बात करेंगे वो इसी प्रकार के विद्युत अपघट्य के विलयन के लिए ही किया जाएगा। तो सबसे पहले शॉर्ट स्टडी हम लोग कर लेते हैं कि विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो विद्युत अपघट्य उन पदार्थों को कहते हैं कि यदि हम उन्हें उच्च परावैद्युतांक के विलायक में घोलें तो यदि वे आयनित हो जाएं, आयनित मतलब प्लस में और माइनस में टूट जाएं, अपने आयनों में वियोजित हो जाएं, तो वो क्या कहलाएंगे? विद्युत अपघट्य कहलाएंगे। जैसे Na+ और Cl-। यदि हम नमक को पानी में घोलें तो नमक अपने आयनों में, धन आयनों में और ऋण आयनों में वियोजित हो जाता है, और इस प्रकार का जो वियोजन है वह वियोजन क्या कहलाएगा? विद्युत अपघट्य कहलाएगा। अब विद्युत अपघट्य भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। जो पूर्ण वियोजित होंगे वो प्रबल, जो पूर्ण वियोजित नहीं होंगे वो दुर्बल। ठीक, तो इस चैप्टर में हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वह विलयन या चालकत्व या जो भी पढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे एक विद्युत अपघट्य के विलयन, और विलयन में जो उपस्थित होगा आयन, उसी के चालकत्व के बारे में, उसी के विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, और क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में? विशिष्ट प्रतिरोध के साथ साथ हमें विशिष्ट चालकत्व भी पढ़ना है। इसी के साथ हमें सेल स्थिरांक पढ़ना है। सेल स्थिरांक के साथ तुल्यांकी चालकता पढ़नी है। तुल्यांकी चालकता के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग, और न्यूमेरिकल के साथ ही चालकता यानी चालकत्व, चालकता को ही चालकत्व कहते हैं, चालकता को कौन कौन प्रभावित करेगा उसके बारे में अध्ययन करना है। साथ ही साथ कोलराउस ने क्या नियम दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कोलराउस का नियम, हमें ये कोलराउस का नियम भी अध्ययन करना है। ये कोलराउस का नियम हर बार आता है एग्ज़ाम में, और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल हो गई है कोलराउस पे। फिर धात्विक सुचालक और विद्युत अपघटनी सुचालक में क्या अंतर है, विद्युत अपघट्य भी है इसमें आगे। फिर सेल किसे कहते हैं, अर्ध सेल क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। हाँ, फैराडे का नियम। अब जो ये नया सिलेबस आया है 2020 में, उसमें ये जो फैराडे का नियम है ये कैंसिल हो गया है, तो फैराडे का नियम हमें नहीं पढ़ना है। ये संचारण भी कैंसिल हो गया है, संचारण भी हमारे टॉपिक नहीं रह गया। संचारण के साथ साथ हमारा विद्युत रासायनिक सेल है, सेल किसे कहते हैं, लेकिन ये जो गैल्वोनी सेल है, ठीक है, गैल्वोनी सेल और डेनियल सेल, ये सेल नहीं है, ये भी सेल नहीं है। डेनियल सेल नहीं पढ़ना, ये हमारे सिलेबस से हट गया। नष्ट समीकरण है सिलेबस में हमारे, अब ये पढ़ना ही है। मानक इलेक्ट्रोड विभव भी है, नष्ट भी है, विद्युत वाहक बल भी है, सांद्रता सेल भी है, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय भी है। हाँ, ईंधन सेल नहीं है हमारे चैप्टर में, ईंधन सेल कैंसिल हो गया है। ईंधन सेल के साथ साथ जब ईंधन सेल नहीं है तो इसके लाभ से कोई मतलब नहीं। प्राथमिक सेल पढ़ लेंगे थोड़ा सा, लेकिन द्वितीयक सेल यही पढ़ लेंगे, लेकिन सिलेबस में है नहीं सेल। अब शुष्क सेल तो एकदम कैंसिल हो गया, इसको पढ़ना ही नहीं है।
इसी प्रकार क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है। सीसा संचायक सेल, ये भी कैंसिल हो गया हमारे सिलेबस से। हाँ, ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसे हम लोगों को पढ़ना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग क्या हैं, बस इतना सा ही हमारा चैप्टर है। सेल जो हमारा है, मेनली सेल इसमें से कैंसिल हो गया है। अब हमें सेल के बारे में नहीं पढ़ना है, सेल हमारे सिलेबस से अब हट चुका है। यानी 2020-21 का जो एग्ज़ाम होगा 12th का, उसमें नहीं है। इसके बाद जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें ये पक्का आएगा। कोरोना की वजह से इन सिलेबसों को हटा दिया गया है। 30% सिलेबस आप लोग जानते ही हैं, कम कर दिया गया है। तो इसमें से क्या हटाया गया है, तो जो मेन टॉपिक हटाए गए हैं वो हमने बता दिया है। इसलिए इस टॉपिक को हम लोग इंट्रोडक्शन ही कह रहे हैं, क्योंकि हम इस सेशन में केवल ये जान रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इन सब के बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक, तो विद्युत रसायन किसे कहते हैं हम लोग जान ही गए। हम यहाँ पर विद्युत अपघट्य के विलयन के बारे में पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल में। इसी के चालकत्व, इसी के प्रतिरोध, इसी के विशिष्ट प्रतिरोध आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। अब ये सब पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा हमारा, चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व? तो भैया फ़ायदा ये होगा कि इसमें जो छोटे छोटे आयन हैं इनकी गति कैसी हो रही है, इनके बारे में हम जान पाएंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है चालकत्व, जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं कि चालकत्व किसे कहते हैं। तो चालकत्व जो हमारा है वह प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। प्रतिरोध क्या है, आर। तो आर फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओम ने दिया था। और ओम क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या करता है, धारा के प्रवाह को अवरुद्ध करता है। यानी यदि धारा प्रवाहित हो रही है किसी भी विद्युत सुचालक में, तो वह उसको अवरुद्ध करेगी, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा हमारे चालकत्व को प्रभावित करेगा। कैसे प्रभावित करेगा, तो जो हमारा चालकत्व है वह प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होगा। यानी विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहेंगे हम लोग। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहेंगे और इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाएगा। तो कैपिटल जी बराबर हो जाएगा 1/r। अब r का मात्रक आप लोग जानते ही हैं, ओम होता है। r का मात्रक अगर ओम है तो r बटे में है, और अगर ये r ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इन्वर्स हो जाएगा। तो हमारा जो कैपिटल जी है इसका मात्रक क्या हो गया, ओम इन्वर्स हो गया। ओम इन्वर्स को महो कहते हैं, ओम इन्वर्स को महो कहते हैं। तो एक मात्रक इसका महो भी हो गया। लेकिन यदि चालकत्व का एसआई मात्रक कहा जाए तो ना हम ओम इन्वर्स लिखेंगे ना हम महो लिखेंगे। इसका एसआई मात्रक है सीमेंस, एस से प्रेजेंट करेंगे इसको। सीमेंस को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चालकत्व का एसआई मात्रक सीमेंस हो गया। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है कि चालकत्व का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है, ओम, इन्वर्स, महो, सीमेंस या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सीमेंस होगा। तो इसे आप लोग को मात्रक यहाँ पर याद रखने हैं। इसके भी आगे जो भी मात्रक आएंगे इसमें मात्रक पूछा जाता है। इस चैप्टर में कई बार पूछा गया है कि मात्रक के बारे में बताइए, बहुविकल्पीय प्रश्न में। तो मात्रक हमें याद रखना है। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, तो भैया प्रतिरोध से मिलता जुलता ही कुछ लग रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसको समझने के लिए हमें ये जो फार्मूला है उसे प्रूफ करना पड़ेगा। जब हम प्रूफ कर लेंगे तो प्रूफ करने के बाद हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कोई चालक रॉड है, ये कोई रॉड है, ठीक है। अब कह रहे हैं ये जो चालक रॉड है इसका प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा। तो यदि हम इस चालक रॉड की लंबाई L मान ले, रॉड है इसकी लंबाई L मान ले, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ये जो मोटाई है, यहाँ पर जब कोई रॉड होती है तो रॉड के आगे की जो मोटाई होती है उस मोटाई को हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहेंगे। तो इसे हम लोग कहेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्मॉल a। अब जो हमारा प्रतिरोध R है वो इस L पर भी निर्भर करेगा और इस A पर भी निर्भर करेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। कैसे, तो जो प्रतिरोध है R, कैपिटल R, वो समानुपाती होगा L के। इसका मतलब जैसे जैसे किसी चालक की लंबाई बढ़ाएंगे
उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यानी तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। इसलिए देखिए आपके घरों में जो लाइट आती है उसकी वोल्टेज कम होती है। क्यों? क्योंकि तार बहुत लंबा होता है और हमारे घर तक आ रहा है वो तार, तो उसकी लंबाई अधिक होने के कारण प्रतिरोध भी अधिक हो जाता है और प्रतिरोध अधिक होने के फलस्वरूप उसमें जो विद्युत प्रवाहित होती है, उसकी जो वोल्टेज होती है वो वोल्टेज घट जाती है। तो आर जो है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होगी। अब लंबाई के तो समानुपाती है, लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अब आर समानुपाती था एल के, आर व्युत्क्रमानुपाती है 1/L के। वो समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। दोनों की तुलना कर लें तो आर ऐसा लगा सकते हैं समानुपाती का साइन L/A, दोनों को एक साथ लिख दिया। आर समानुपाती L/A, एल समानुपाती में हो गया और ए हमारा व्युत्क्रमानुपाती में हो गया। अब इस समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक आया रो। क्या कहेंगे इसे? रो। और रो को हम लोग ऐसे लिखते हैं, रो। ये पी की तरह ही, लेकिन ऐसे बनाया जाएगा इसको, ऐसा नहीं बना दीजिएगा आप लोग, ये तो ये पी हो जाएगा। ठीक, तो रो है, रो को हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। अब ये जो एल है लंबाई, अगर लंबाई 1 मीटर हो, लंबाई 1 मीटर हो जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो इन दोनों की वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक, एक लिखो चाहे ना लिखो, तो आर बराबर रो या रो बराबर आर हो गया। अब विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या हो गई? तो परिभाषा हम यहीं से निकालेंगे कि 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का जो प्रतिरोध होगा वही उसका प्रतिरोधकता कहलाएगा। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों नाम है इसे। तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। ये हो गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध की डिफिनीशन। ठीक है, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक, तो रो बराबर मिल गया कितना? आर। अब इसका मात्रक क्या होगा रो का? अगर रो इधर ही रखें और इसको पक्षांतर कर दें तो भैया आर का जो मात्रक है वो ओम है। आर का मात्रक ओम और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर और एल का मात्रक मीटर। मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो जाता ओम मीटर। ओम मीटर। ठीक है, क्या हो जाता है ये? इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, या ओम की जगह पे महो लिख दें, महो इन्वर्स हो जाएगा तब। ठीक है, महो इन्वर्स, या हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पर? सीमेंस इन्वर्स। ठीक है, तो ओम मीटर इसका मात्रक हो गया। अब हम लोग चालकत्व तो जान गए, हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध जान गए। ठीक, जब हम लोग प्रतिरोध, जो हमारा चालकत्व था वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती था। जब चालकत्व प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, तो यदि हम विशिष्ट चालकत्व की बात करें, चालकत्व के आगे क्या लगा दें? विशिष्ट। अगर यही हमारा क्या हो जाए? विशिष्ट चालकत्व। तो भैया जब हमारा चालकत्व प्रतिरोध के समानुपाती था, तो विशिष्ट चालकत्व विशिष्ट प्रतिरोध के समानुपाती क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या होगा? विशिष्ट चालकत्व के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक, तो यदि हम बात करें अब विशिष्ट चालकत्व की, विशिष्ट चालकत्व को कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कापा हमारा क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? तो 1/रो के व्युत्क्रम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भाई जब जी व्युत्क्रम था आर के, जी व्युत्क्रमानुपाती था 1/r के। ठीक है, जब चालकत्व प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर था, तो विशिष्ट चालकत्व भी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर ही होगा। ठीक है, तो हम लोग जान पाए कि जिस प्रकार चालकत्व प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती था, उसी प्रकार जो विशिष्ट चालकत्व होगा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होगा। ठीक, तो डेफिनेशन यहाँ लिखी है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग फार्मूला पढ़े ही थे, यही फार्मूले को हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। R बराबर रो इंटू L/A। हमको इसका इन्वर्स कर देना है, तो 1/r कर दिए। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो रो का भी व्युत्क्रम हो जाएगा 1/r।
इसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा, तो जो नीचे था वो ऊपर हंस अर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा। तो ए चला गया ऊपर और एल आ गया नीचे। 1/r को हम लोग जी कहते हैं, 1/r को हम लोग जी कहते हैं। पीछे पढ़े ही थे कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसी प्रकार 1/ρ को क्या कहेंगे, कापा कहेंगे। इसे हम लोग कापा से कहते हैं। तो कापा इंटू A/L, पक्षांतर करें तो कापा बराबर क्या आ जाएगा, G इंटू L/A। कापा बराबर आ गया G इंटू L/A आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला बन गया। अब L की वैल्यू 1 रख दें, L की वैल्यू 1 मीटर और A की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर। तो दो समांतर इलेक्ट्रोड लें। अब अगर हमें कापा की वैल्यू निकालनी है तो दो समांतर इलेक्ट्रोड ले लें, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये, और इनकी बीच की दूरी कितनी हुई, यहाँ से इनकी बीच की दूरी 1 मीटर, इनकी बीच की दूरी 1 मीटर, और इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। तो दो समांतर इलेक्ट्रोड जिनके बीच की दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो, और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो चालकत्व होगा वही क्या होगा, विशिष्ट चालकत्व होगा। क्यों ऐसा कहे कि विशिष्ट चालकत्व के बराबर होगा, क्योंकि भैया इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। जब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो कापा बराबर कितना आएगा, जी ही तो आएगा, यानी विशिष्ट चालकत्व जो है वो जी के बराबर ही तो आएगा। ठीक है, कापा किसके बराबर आएगा, विशिष्ट चालकत्व के बराबर आएगा। तो कापा बराबर जी आ गया। तो यही कहा गया यहाँ पर कि दो समांतर इलेक्ट्रोड हों, ये दो समांतर इलेक्ट्रोड हैं जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो जो विशिष्ट चालकत्व होगा वह क्या होगा, उसकी चालकता या चालकत्व के बराबर होगा। मात्रक आप लोग निकाल ही लेंगे। मात्रक निकालने पे क्या आएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स को महो कहते हैं तो महो मीटर इनवर्स, या सीमेंस मीटर इनवर्स आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका मात्रक। अब इसी प्रकार इससे मिलता जुलता हुआ एक सेल स्थिरांक है। सेल स्थिरांक को x से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ नहीं करना है, बस हमें इसकी फार्मूला याद रखना है। x बराबर L/A। L क्या है, चालक तार की लंबाई है, और A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब L और A हम लोग जान ही गए, तो हम कह सकते हैं कि दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, तथा दो समांतर इलेक्ट्रोड हैं जिनके बीच की दूरी L दी गई है। ठीक है, उनके बीच की दूरी L दी गई है। ठीक, अब उनके बीच की दूरी अगर L है और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्मॉल a है, तो उनके अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, सेल स्थिरांक कहेंगे। ठीक है, उनके अनुपात को क्या कहेंगे, सेल स्थिरांक। तो x बराबर L/A हो गया, x बराबर L/A। तो दो समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी स्मॉल l तथा उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल स्मॉल a के अनुपात को हम लोग सेल स्थिरांक x कहेंगे। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होगा भैया, तो इसका मात्रक मीटर है, बटे इसका मात्रक 1 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो मात्रक क्या बना इसका, नीचे मीटर बचा, और वो मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इन्वर्स इसका मात्रक हो जाएगा। ये तो बात हो गई इसके मात्रक की। अब L/A हमने पहले भी कहीं देखा है, कहाँ देखा था, तो R बराबर रो इंटू L/A में देखा था। और कहाँ देखा है, कापा बराबर G इंटू L/A देखा है। तो भैया जहाँ जहाँ L/A दिखे अब वहाँ x लिख दो, तो R बराबर रो इंटू एक्स, और कापा बराबर, ये कापा है, ठीक है, कापा बराबर G इंटू, G मतलब चालकत्व, तो कापा बराबर विशिष्ट चालकत्व तो गुणे सेल स्थिरांक x। तो एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार कि सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकत्व में क्या संबंध होता है, तो भैया यही संबंध है विशिष्ट चालकत्व और सेल स्थिरांक में। या कहा जाए कि विशिष्ट चालकत्व या चालकत्व में क्या संबंध होता है, तो भैया यही संबंध होता है। इसकी सहायता से हम लोग संबंध पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी छोटी छोटी डेफिनेशन थी वो कुछ डेफिनेशन और कुछ फार्मूले क्या हुए, समाप्त हुए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के बारे में अध्ययन करेंगे और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को आप पॉज करिए और फिर से स्टार्टिंग से, जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ से आप देखिए और
इस वीडियो के बारे में यदि कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो। ठीक है, थैंक यू।